हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देख रहे हैं आज ये हमारा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एडिटोरिया का बुक है उसका ये तीसरा वीडियो है, जो कि इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो नहीं देखे हैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है अमित लाइफ मेकर पे जाके इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। बीपीएससी का जितना भी अभी तक में क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर का सारा का हम डिस्कशन करवा रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो कि एक जगह इकट्ठा किया हुआ है उसका 50 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। वो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, उस वीडियो का लिंक आप वहाँ जाके देख सकते हैं या मेरा चैनल सर्च करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। 51 क्वेश्चन हो चुका था, अब हम 52 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि 56वीं से 59वीं बीपीएससी तक में जो भी एंशिएंट हिस्ट्री पूछा गया था वो क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। देखिए, हर एक क्वेश्चन का आगे आंसर लिखा हुआ है और उसका व्याख्या भी दिया हुआ है। अब व्याख्या सहित पढ़िए, काहे कि जितना पढ़िएगा उससे आपको उतना याद होगा। और जो आप मेरे साथ पढ़िए या आप खुद देख लीजिए, जितना देर हम पढ़ेंगे तब तक में आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, या हम जो पढ़ेंगे आप उसको सुन भी सकते हैं। करने के लिए हम ऐसे डायरेक्ट आंसर भी बोल सकते थे, खुद भी दे सकते थे, मगर उससे होता क्या, सिर्फ आप देखते बढ़ जाते हैं, मगर जितना हम पढ़ेंगे उतना आपको भी याद होगा इससे। तो देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। इसमें बोलना हम लोग को कौन संबंधित नहीं थे। तो ये डी नंबर ऑप्शन है वी.ए. स्मिथ इसमें संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से देखिए आर.डी. बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित थे, एम.एस. वत्स थे। आंसर इसका डी नंबर ऑप्शन है, जो कि गलत है। वी.ए. स्मिथ ये नहीं होगा। देखिए, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित एवं एम.एस. वत्स तीनों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि वी.ए. स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने अशोक तथा अकबर जैसे शासकों पर पुस्तकें लिखी, जिनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें निम्न हैं: द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट्स ऑफ इंडिया। ये तीनों पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो कि इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में निरंजना नदी वर्तमान में फल्गु के किनारे हुआ था। प्राचीन भारत का नेपोलियन 54 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन। देखिए, ये 53 नंबर क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और 54 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका व्याख्या यहाँ देख लीजिए आप लोग। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मुगल शासक अकबर के बाद समुद्रगुप्त का साम्राज्य श्रेष्ठ था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था। उसके दरबार में बुद्ध घोष जैसे विद्वान रहते थे। और 55 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हेनस्यांग जो है, हेनस्यांग हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया था। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनस्यांग। तो चीनी यात्री हेनस्यांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी 630 से 645 ईस्वी तक। हेनस्यांग भारत में रहा था। उसने अपनी पुस्तक सी युकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके पुस्तक के हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। ये तो आप लोग को भी पता होगा, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। हेनस्यांग तथा इत्सिंग जैसे यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी तथा लंबे समय तक यहाँ रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी।
देखिए 57वां क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इस पुस्तक के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। और देखिए 53वीं से 55वीं बीपीएससी में जो पूछा गया था ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। सबसे पहला है 58 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह यहाँ पे लोथल है। अब पता है कि हड़प्पा का बंदरगाह नहीं है। लोथल गुजरात में भगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा काल में यह एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। इस स्थान से मृदभांड, मोहर तथा कई पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हम लोग आते हैं 59 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन पे। लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। 59 नंबर में है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित कौन किया था? स्कंदगुप्त। तो सी नंबर इसका सही होगा, स्कंदगुप्त। हुनों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय गुप्त शासक स्कंदगुप्त का शासनकाल था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का 8वां राजा था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा विष्णु स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। 60 नंबर क्वेश्चन, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। 60 के डी सही होगा, राजतरंगिणी। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार कल्हण द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई जिसमें कश्मीर के इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 8000 श्लोक है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये है पहला जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। यह अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। सर्वप्रथम सुदर्शन झील का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। 62 में क्या है देखिए, 62 में है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इन्हें 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। 63 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बौद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये तो आपको पता ही होगा, कुशीनाड़ा में। देखिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और महात्मा बौद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनाड़ा में। तो महात्मा बौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। 483 ईसा पूर्व में कुशीनाड़ा ग्राम में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अब 64 नंबर क्वेश्चन में आइए। 64 नंबर में बोल रहा है, महात्मा बौद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो बी नंबर क्वेश्चन सही होगा, सारनाथ में। भगवान बौद्ध को 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सारनाथ में दिया था। इनके पिता शाक्य कुल के राजा थे तथा इनकी माता कोलीय वंश से संबंधित थी। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये पता होगा, राजगृह गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंता होने के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। समय के साथ वत्स, अवंती, कौशल जैसे शक्तिशाली राज्यों को भी मगध में मिलाया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ था। 66 में है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश इसका नाम था।
अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी राजा था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था। इसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, काशी का कौशल को मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था, जिसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा की गई थी। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस द्वारा की गई थी। इस बौद्ध संहिता का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिता में ही अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 में से 52 बीपीएससी का है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें 180 प्रकरण एवं 15 अधिकरण थे। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से है। अब देखिए हम लोग आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, 69वां क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए में होगा विलियम जोन्स। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने 345 ईसा पूर्व से 289 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के इस नाम की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, अशोक। देखिए आप लोग को जो इसमें पढ़ने में दिक्कत होता होगा, आप मेरा आवाज़ सुन के भी अंदाज़ा लगा है कि कुछ पीडीएफ बनाने में हमको हुआ क्या, ये धुंधला हो गया है। तो कुछ ही क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, बाद में आप हम जो बोलेंगे आप वो सुन लीजिएगा ठीक से। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 1 नंबर है प्रिंसेप, जॉन प्रिंसेप था इसका पूरा नाम। और सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। इनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। सम्राट अशोक ने भारत क्षेत्र का विस्तार ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक किया था। अशोक द्वारा लिखी गई ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में पढ़ा था। 71 नंबर क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र मित्र शुंग ने की थी। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47वां बीपीएससी का है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में ये चतुर्थ बौद्ध संहिता थी, जो कश्मीर में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, जो फर्स्ट शताब्दी में जिसका हुआ था आयोजन किया गया था। इसी बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। इस बौद्ध संहिता की अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसके माध्यम से मौर्यकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन का विवरण प्राप्त होता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था, मेगास्थनीज के अनुसार। और 74वां क्वेश्चन है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा बी नंबर, वानभट्ट। इसका सही होगा वानभट्ट। देखिए हर्षचरित पुस्तक को वानभट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के माध्यम से वर्धन साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का विवरण मिलता है। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। कादम्बरी पुस्तक की रचना भी वानभट्ट द्वारा की गई थी। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसके लेखक मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसके लेखक विशाख दत्त है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य संबंधी राजनीतिक सफलताओं का विवरण मिलता है। इस पुस्तक की रचना 4वीं शताब्दी में की गई थी। इस नाटक का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था।
महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर जैन के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब 77 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो देख लिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ, इसका मृत्यु हुआ था, मतलब कि विसर्जन जो होता है उसको, मतलब कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन से तात्पर्य महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश से महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। 79 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स एवं अवंती को मिला लिया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया था। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। नंद वंश के पश्चात बोल रहा, तो नंद वंश के पश्चात देखिए मौर्य वंश ने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश ने भारत में लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। तो तक्षशिला था उस समय में। मौर्य काल में तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक था। इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य आचार्य थे। वर्ष 405 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान ने भी यहाँ की यात्रा की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय को वर्ष 1980 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब CDPO का जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है 82 नंबर, बोल रहा है तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा कौन किया था, मोगलीपुत्तिस द्वारा किया गया था। मोगलीपुत्तिस द्वारा तृतीय बौद्ध सभा मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आहूत की गई थी। इस सभा का सभापतित्व मोगलीपुत्तिस द्वारा की गई। इस सभा में कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था, जो अभिधम पिटक के अंतर्गत आता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों द्वारा। गुप्त काल में सातवाहनों ने शीशे को पोटीन के भी सिक्के ढलवाए। ये सिक्के आमजन के आर्थिक लेन देन में अधिक उपयुक्त थे। 84 नंबर क्वेश्चन है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रोमिला थापर। रोमिला थापर सही होगा। रोमिला थापर मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक कारणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बृहद मौर्य साम्राज्य में राजकोष पर निरंतर भारी दबाव बना रहता था। इनके अनुसार मौर्य साम्राज्य जरूरत पड़ने पर राजस्व का दोहन करके ही संतुष्ट थी। उसने अर्थव्यवस्था को इस हद तक पुनर्गठित नहीं किया कि वह साम्राज्य प्रणाली को दीर्घकालीन समर्थन दे सके। 85 में बोल रहा है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो हरिसेन। हरिसेन गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त का संधि विग्रहित सचिव हरिसेन ने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इस सम्राट
यह सम्राट समुद्रगुप्त के इतिहास जानने का सर्वप्रमुख स्रोत है। 86 में है बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? डी नंबर इसका सही होगा भारत जावा कला। क्या होगा? बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत जावा कला का। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 8वीं शताब्दी में जावा, सुमात्रा तथा मलाया के भूभागों पर शैलेंद्र नामक एक नवीन राजवंश का उदय हुआ। इस प्रतापी राजवंश ने जावा में बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। यह भारत जावा कला का सुंदर उदाहरण है। 87 नंबर क्वेश्चन, प्रगोत कहाँ का राजा था? ये CTPO 15/7/2018 क्वेश्चन है। प्रगोत कहाँ का राजा था? तो अवंती का राजा था। प्रगोत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश ने आर्यावर्त पर शासन किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा चंद्रप्रगोत था। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार चंद्रप्रगोत का मगध नरेश बिंबिसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जब चंद्रप्रगोत पीलिया रोग से ग्रसित थे तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सहायता हेतु भेजा था। 88 नंबर क्वेश्चन है, हून राजा तोड़मान किस ओलिगर राजा द्वारा पराजित किया गया था? हून राजा तोड़मान, देखिए हून राजा तोड़मान किस ओलिगर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका 88 का ए नंबर क्वेश्चन यशोधर्मन द्वारा हून राजा ओलिगर राजा द्वारा पराजित किया था। यशोवर्मन, तो उत्तर ए सही होगा इसका यशोधर्मन। हून राजा तोड़मान मालवा के शासक यशोधर्मन द्वारा पराजित हुआ था। तोड़मान ने लगभग 500 ईस्वी में मालवा पर अधिकार किया था। मिहिरकुल तोड़मान का ही पुत्र था। मिहिरकुल ने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया था। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, राजा चोल। बृहदेश्वर मंदिर हिंदू धर्म के से संबंधित है जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह मंदिर पूरी तरीके से ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण राजा चोल फर्स्ट द्वारा किया गया था। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख विधवा दहन अथवा सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन नामक स्थान मध्य प्रदेश के साभर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज उनके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिससे गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। इसी वजह से इस अभिलेख को एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये महावंश के अनुसार 15 वर्ष में बैठा था। बिंबिसार हड़यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार ने जब मगध पर शासन करना प्रारंभ किया उस समय उनकी आयु 15 वर्ष की थी। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? बराबर पर्वत किसके द्वारा विजित की गई थी? तो खारवेल द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी पहाड़ी वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। खारवेल जब अपने विजय अभियान को लेकर उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो उसने गोरखगिरी पर्वत पर भी आक्रमण किया था। इसके आक्रमण के बाद इस पर्वत का कुछ भाग नष्ट हो गया था। अब CTPO 2005 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 93 नंबर में नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ये नंबर है बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिनसांग ने विद्यार्थी तथा शिक्षक के रूप में इस विद्यालय में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया था। वर्ष 2016 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। 94 नंबर में अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हड़यक वंश था।
अजातशत्रु संबंध हर्यक वंश से। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था तथा अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया था। इसे कुनिक के उपनाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। 95 नंबर क्वेश्चन है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण रेनुसिएशंस के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अलाड़ कलाम एवं रुद्रक रामपुत। अलाड़ कलाम रुद्रक रामपुत। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया तथा इन्होंने अलाड़ कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलाड़ कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बाद में गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्र कड़ाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। 96 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। नंद वंश के शासक धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेल गोला में उपवास द्वारा हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर बोल रहा है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था। तो डी में जंभिका ग्राम। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जंभिका ग्राम के निकट ऋषिपालिका नदी के तट पर हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। 98 नंबर क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी थी। 98 नंबर चंपा। अंग महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार आधुनिक भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र अंग कहलाता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 99 में है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। और देखिए इसमें है मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। 16 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह यशोधरा नामक कन्या के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 100 नंबर क्वेश्चन है इसमें, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। ये तो आप लोग को याद ही होगा। कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी था। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक है। 101 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल रीजन में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक का निर्माण इस संगीति में हुआ था। 102 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका ऑप्शन होगा बी में कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य को चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तथा इसने धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध राजनीति से है। और ये हमारा 103 नंबर लास्ट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो अभी तक पूछा गया था बीपीएससी में। अभी तक जो पूछा गया था क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन हम मतलब ये तीसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो तक मैं ख़त्म कर दिया इसको, एंशिएंट हिस्ट्री। अब इसके आगे जो था मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास होगा वो अब अगला वीडियो में चलाएंगे। तो 103 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोल रहा है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ में चंद्रवरदाही इसका आंसर सही होगा, जो कि इसमें नहीं है।
तो देखिए इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जो चंद्रवरदाई दाई द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का विस्तारपूर्वक वर्णन है। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर कलहन दिया गया था जो कि गलत है। तो जो भी इससे पहले नई वीडियो नहीं देखे मेरा 2 वीडियो, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ पे हम वीडियो दे देंगे, तो लिंक दे देंगे, उसमें आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा, या डायरेक्ट अमित लाइफ मेकर सर्च मारिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप पूरा देख सकते हैं। बीपीएससी ट्री 4.0 में जो तैयारी करना चाह रहे हैं सारे विद्यार्थी के लिए 40 मार्क का जो जीएस होता है उसमें समझिए 100% आपका इससे पूछा जाएगा। और जो 6 to 8 में मान लीजिए सोशल साइंस का विद्यार्थी है उसमें भी आएगा, और 1 to 5 का जो भी है उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आएगा। और जो 11th 12th और 9th 10th में हिस्ट्री से है उसको एंशिएंट हिस्ट्री में ये भी पूछा जाएगा। तो सब विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इसको, और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो थैंक यू गाइज। अगले आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि मेरेवल हिस्ट्री में अभी तक बीपीएससी कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ चुका है, विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण करते हुए हम लोग चलेंगे आगे। सो थैंक यू गाइज।